ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 121 चार सम्राट अवधारणा। अगले दिन ब्लेज, रेगिस और रोसिनांटे न्यू वर्ल्ड में स्थित एक निर्जन द्वीप पर आराम कर रहे थे। जहां तक गियोन और अन्य मरीन्स का सवाल है, वे वाइस एडमिरल त्सुरु के साथ गए। पहले तो ब्लेज ने मुख्यालय लौटने की योजना बनाई, लेकिन तूफानी मौसम के कारण उन्होंने एक रात यही रुकने और सुबह वापस जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वो जाने के लिए तैयार हुआ, उसका डेन डेन मुशीबज उठा। ये कॉल फ्लीट एडमिरल सेंगोकू का था। वो वहां गया। नमस्ते सेंगोकू-सान, आप मुझे इतनी सुबह फोन कर रहे हैं, कोई जरूरी बात है? कुछ क्षण की चुप्पी के बाद दूसरी ओर से सेंगोकू की आवाज आई। मुझे लगता है कि आपने आज का समाचार नहीं देखा। नहीं, सारे सबूतों, पकड़वाए जाने और मेरे अनुरोध के बाद भी विश्व सरकार ने डो फ्लामिंगो को समुद्र के सरदारों में से एक घोषित कर दिया। उसे अपराधों से छूट दे दी गई है और इंपेल डाउन भेजे जाने से पहले ही उसे रिहा कर दिया गया है। यह खबर सुनकर ब्लेज को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद थी कि उसे रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। मैं जानता हूं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से सोचें। भले ही डोफ्लामिंगो को रिहा कर दिया गया हो, फिर भी हमने ड्रेसरोसा को उसके हाथों में पड़ने से रोक दिया। अप्रत्यक्ष रूप से आपने अनगिनत लोगों की जान बचाई। ब्लेज ने हंसते हुए कहा, सेंगोकू-सान, मैं बस वही करता हूं जो मुझे सही लगता है। मुझे दूसरी चीजों की परवाह नहीं है। अगर उसे इसकी परवाह भी है, तो ऐसा नहीं है कि वो विश्व सरकार के फैसले को बदल सकता है। ब्लेज के परेशान होने की गलतफहमी में सेंगोकू ने बात बदल दी। मैंने तुम्हें किसी और कारण से फोन किया था। ये एक नई योजना के बारे में है, जिसे जल्द ही लागू किया जाना है। विश्व सरकार ने 7 सरदारों की व्यवस्था क्यों शुरू की? इसका एक कारण है। इसका उद्देश्य दुनिया में संतुलन बनाना है, क्योंकि विश्व सरकार भी समुद्री डाकुओं की बढ़ती संख्या को खतरा मानती है। नई दुनिया में पहले से ही अराजकता है। हर जगह समुद्री लुटेरे उत्पात मचा रहे हैं। यहां तक कि हम मरीन, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए विश्व सरकार ने एक योजना बनाई, समुद्र के 4 सम्राट। लेकिन इसे हमारी ओर से समुद्री डाकुओं को दिया गया कोई आधिकारिक पद मत समझिए। हम न्यूज़को के माध्यम से अनौपचारिक रूप से समाचार जारी करेंगे, जिसमें सबसे अधिक इनाम वाले 4 महान समुद्री लुटेरों को समुद्र के 4 सम्राटों के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। फिर सेंगोकू की बात पूरी होने से पहले ही ब्लेज बोल पड़ा। बड़े इनाम वाले समुद्री डाकू सम्राट के पद के लिए आपस में लड़ेंगे और हम बस बैठकर तमाशा देखेंगे। हाँ, ये एक बहुत अच्छी योजना है सेंगोकू-सान। इस समय समुद्र में सभी महान समुद्री डाकू राजा बनने की इच्छा रखते हैं। 4 सम्राट प्रणाली की शुरुआत के बाद उनका उद्देश्य बदल जाएगा, लेकिन इसमें जोखिम भी है। शुरुआती चरण में हमें लाभ हो सकता है, लेकिन एक बार जब 4 सम्राट अपनी स्थिति मजबूत कर लेंगे और अपनी सेना का विकास करना शुरू कर देंगे, तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। सेंगोकू ने आह भरी। हम भविष्य की चिंता बाद में करेंगे सेंगोकू-सान। देखते हैं वर्तमान में क्या होता है। आप सही कह रहे हैं, नई दुनिया में जल्द ही अराजकता फैल जाएगी। हमारे गिने चुने सैनिकों के साथ नई दुनिया के समुद्री डाकुओं को दबाना मुश्किल होगा। ब्लेज, आपकी ताकत एडमिरल्स के बराबर है। मैं आपको मरीन एडमिरल की उपाधि नहीं दे सकता, लेकिन मुझे आप पर उनसे ज्यादा भरोसा है। इसके अलावा मैं तुम्हें और तुम्हारी यूनिट को नई दुनिया में भेज रहा हूं, और अब से तुम सीधे मेरी कमान में रहोगे। क्या तुम्हारा कोई सवाल है? नहीं, मैं नई दुनिया की यात्रा के लिए इंतजार नहीं कर सकता, ब्लेज ने उत्साह से कहा। अच्छा, मुख्यालय पहुंचते ही मुझसे मिलने आ जाओ, सेंगोकू ने कहा और कॉल समाप्त कर दी। इसके बाद ब्लेज ने अपनी शैतानी फल क्षमता से एक विशाल पक्षी का रूप धारण किया और रेजिस और रोसिनांटे के साथ मरीन मुख्यालय की ओर उड़ चला। यात्रा करते समय उसे सेंगोकू के साथ हुई बातचीत याद आ गई। 4 सम्राट। अभी नई दुनिया में सर्वोच्च शक्तियों वाली 3 ताकतें हैं, व्हाइट बर्ड समुद्री डाकू, बिग मम समुद्री डाकू और बीस्ट समुद्री डाकू। वे बहुत शक्तिशाली हैं। उन्हें हराना लगभग असंभव है। अन्य महान समुद्री लुटेरों के बीच की लड़ाई चौथे सम्राट का निर्धारण करेगी। ब्लेज को पता था कि विजेता रेड हेयर समुद्री डाकू ही होंगे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि ऐसा जल्द ही नहीं होगा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ भले ही वो किसी सम्राट का सामना करे, वो बिना हारे कुछ चाले चल सकता है, लेकिन ये उनके साथ बराबरी की लड़ाई के लिए पर्याप्त नहीं है। हकीका उनका स्तर अच्छा है, लेकिन जब महारत की बात आती है तो वो कम पड़ जाता है। उदाहरण के लिए आंतरिक विनाश, हाओशोकू इन्फ्यूजन, भविष्य की दृष्टि। कुछ समय तक इन तकनीकों में प्रशिक्षण लेने के बाद वो जानता था कि इनमें महारत हासिल करने का सबसे आसान तरीका लड़ाई है। यही कारण है कि वो नई दुनिया में नौकायन करने के लिए उत्साहित था, जहां सभी शक्तिशाली लोग रहते हैं। ब्लेज ने फिर रेगिस और रोसिनांटे की ओर देखा। चूंकि वे उसके साथ नई दुनिया की यात्रा करेंगे,
इसलिए उन्हें भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। दोनों ने हकी का बुनियादी स्तर सीख लिया है, लेकिन नई दुनिया में मजबूत समुद्री डाकुओं का सामना करने में इससे ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। रोसिनांटे पहले से ही शैतान फल का उपयोग करता है। वो अभी भी अपने मार्गदर्शन के बाद अपने शैतान फल की खोज कर रहा है। जब वो इसे अपने अवलोकन हकी के साथ जोड़ देगा तो उसकी ताकत में सुधार होगा। जहां तक रेजिस की बात है, ब्लेज उसे शैतानी फल खाने देने की योजना बना रहा है। सिस्टम के एक्सचेंज फंक्शन के साथ वो इसे एक अच्छे फल से बदल सकता है। बहुत सोचने के बाद उसने ल्यूक द्वारा खाए गए किलो नो मी पर फैसला किया। चूंकि दूसरा पक्ष मर चुका है, इसलिए शैतानी फल पहले से ही प्रचलन में है। इसे बदलने में कोई समस्या नहीं होगी। अध्याय 122 नई दुनिया। ब्लेज दोपहर के समय रेजिस और रोसिनांटे के साथ मरीन मुख्यालय पहुंचे। उन्हें छोड़ने के बाद वो फ्लीट एडमिरल सेंगोकू से मिलने गए। डोफ्लेमिंगो को पकड़ना और छोड़ना एक रहस्य था। केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही इस लड़ाई के बारे में पता था। फिर भी ब्लेज डोफ्लेमिंगो को मारने के लिए अपने नाम पर स्थानांतरित किए गए मेरिट पॉइंट से खुश है। जब सेंगोकू ने डोन क्विजोट पायरेट से प्राप्त गोल्ड फल के बारे में पूछा तो ब्लेज ने उससे कहा कि उसे वो फल चाहिए। सेंगोकू ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन कहा कि वो इसके लिए अपने कुछ योग्यता अंक काट लेगा। सेंगोकू से कुछ देर बात करने के बाद ब्लेज एडमिरल कुजान से मिलने के लिए अपने दफ्तर से बाहर निकल गया। वह दो कारणों से एडमिरल कुजान से मिलना चाहता था। एक, आर्मामेंट हकी में उसकी महारत को परखने और उसे आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा, बाद वाले को हराकर वो एक उपलब्धि पूरी कर सकता है और कुछ विशेषता अंक प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसने सुना कि कुजान मुख्यालय में नहीं है। ब्लेज और उसकी यूनिट अगले 2 दिनों में मुख्यालय छोड़कर नई दुनिया के लिए रवाना हो जाएगी। कुइना और उसकी यूनिट अभी तक मुख्यालय नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि रास्ते में उन्हें तूफान का सामना करना पड़ा। अभी उसकी चिंता अपने आर्मामेंट हकी को बेहतर बनाने की है। कोई विकल्प न होने पर वो गारब से मिलने गया। हालांकि गारब पढ़ाने में अच्छा नहीं है, लेकिन वो उसे पीटने में बहुत अच्छा है। कुछ समय बाद गैर्प और ब्लेज की मुलाकात ट्रेनिंग के मैदान में हुई। गैर्प ने अपनी उंगलियां चटकाई और मुस्कुराया। ब्लेज, तुम्हें इतनी हिम्मत है कि मेरी नींद में खलल डालो और अपने साथ मुकाबला करने के लिए कहो। क्या आप तैयार हैं? ब्लेज के चेहरे पर असहाय भाव था और उसने कहा, तैयार हो जाओ। इसके बाद प्रशिक्षण क्षेत्र में बहुत सारे धमाके हुए, जबकि मरीन अधिकारी और सैनिक उस क्षेत्र का चक्कर लगाते हुए मनोरंजन पूर्वक ये तमाशा देख रहे थे। उनमें से हर कोई ब्लेज को जानता था। वो व्यक्ति जिसने स्पीड समुद्री डाकुओं को हराया था और रियर एडमिरल का पद पाने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था। 2 घंटे बाद ब्लेज चोटिल होकर प्रशिक्षण मैदान से बाहर निकल गया। उसे गारब को मुकाबले के लिए खोजने का पछतावा है। बूढ़ा आदमी हमेशा की तरह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। यहां तक कि संविधान विशेषता में 60 फीट से अधिक अंक और हकी विशेषता में 50 फीट से अधिक अंक होने के बावजूद उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के बुरी तरह पीटा गया। गार्ब सच में एक राक्षस है। अगर उसका विश्लेषण गलत नहीं है तो गार्ब की संविधान और हकी विशेषताएं दोनों 70 फीट अंक से ऊपर होनी चाहिए, शायद 80 फीट के करीब ही। अंतर बहुत बड़ा है। बेशक यदि ब्लेज ने अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल किया होता तो वो कुछ समय के लिए अपनी स्थिति बनाए रख सकता था, लेकिन इससे परिणाम नहीं बदलेगा। फिर भी किसी मजबूत व्यक्ति से लड़ना स्पष्ट रूप से अलग है। वो उन चीजों का अनुभव करने में सक्षम था जो प्रशिक्षण के माध्यम से नहीं सीखी जा सकती है, और एक ही लड़ाई में उसकी हकी विशेषता 0.2 फीट अंक तक बढ़ गई। गैर्ब के साथ इस लड़ाई में उन्होंने अपने हाकी भंडार को खाली कर दिया और आर्मामेंट हाकी की उन्नत अवधारणाओं को बेहतर बनाने के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। उसके शरीर को उसके लिए निर्धारित अस्थायी कमरे में खींचकर ले जाने के बाद ब्लेज को युद्ध की याद आई और उसने अपनी हकी का प्रशिक्षण लिया। 4 दिन बीत गए। ब्लेज और उनकी यूनिट के मरीन मुख्यालय से जाने के ठीक बाद एक खबर पूरे न्यू वर्ल्ड में जंगल की आग की तरह फैल गई। 4 सम्राटों की अवधारणा ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। समाचार में विश्व सरकार या मरीन की संलिप्तता के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। केवल इतना बताया गया कि नई दुनिया के लोग समुद्र के 4 महान समुद्री डाकुओं को यूं को घोषित करते हैं: व्हाइट बर्ड पायरेट्स, बीस्ट पायरेट्स, बिग मॉम पायरेट्स और अंत में क्रिस्टल पायरेट्स। समाचार पत्र के अनुसार समुद्र के वर्तमान 4 सम्राटों ने रोजर के समय से सक्रिय कई महान समुद्री लुटेरों को नाराज कर दिया। ब्लेज को क्रिस्टल पायरेट्स के बारे में पता था। हालांकि उनका दल बाकी तीनों की तरह मजबूत नहीं है, लेकिन वे एक बेहद कुख्यात और शक्तिशाली समुद्री डाकू दल है। उनके कैप्टन क्रिस्टल पर 2,824,000,000 का इनाम है। वो नई दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है, जो विशाल समुद्री लुटेरों की कमान संभालता है। खबर के तुरंत बाद नई दुनिया में अराजकता फैल गई और चारों ओर अफरातफरी मच गई। कुछ मजबूत समुद्री लुटेरों ने योंकों की जगह के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी।
जबकि कमजोर लोगों ने मजबूत लोगों को हराने के लिए गठबंधन बनाया। अभी एक दिन ही बीता है कि समुद्री लुटेरों के बीच की लड़ाई ने आम लोगों के जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि विश्व सरकार से जुड़े कुछ राज्यों को भी हमले का सामना करना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ समुद्री लुटेरे अपने इनाम बढ़ाना चाहते थे। अभी ब्लेज और उसकी टुकड़ी प्रोडेंस किंगडम की यात्रा कर रही है, जिस पर राजा एलिजाबेलो द्वितीय का शासन है। रिपोर्टों के अनुसार एक बड़े समुद्री डाकू दल ने राज्य पर हमला किया। यद्यपि राजा एलिजाबेलो द्वितीय ने राज्य और उसके नागरिकों को नुकसान से बचाया, लेकिन मरीन को खुफिया जानकारी मिली कि एक और समुद्री डाकू दल वहां जा रहा है। उनके बीच लड़ाई अपरिहार्य है। 1 या 2 घंटे में ब्लेज का जहाज अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। इस बीच जहाज के डेक पर ब्लेज ने रेजिस से लड़ाई की ताकि वो शैतानी फलों की शक्तियों से परिचित हो सके। कल उसने गोल गोल फल को किलो किलो फल से बदल दिया और उसे बाद वाले को दे दिया। गोल्ड गोल्ड फल निस्संदेह एक शक्तिशाली फल है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता को बाहर लाने के लिए बड़ी मात्रा में सोने की आवश्यकता होती है, जो रेजिस के लिए संभव नहीं है। यही कारण है कि उसने इसे किलो किलो फल के लिए बदल दिया। बेशक वो किसी बेहतर खिलाड़ी के लिए व्यापार कर सकता था, लेकिन रेगिस अब सालों से उसके साथ है और ब्लेज उसके व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानता था। इसलिए बहुत सोचने के बाद ही उसने इस खिलाड़ी को चुना। ये बाद वाले से अच्छी तरह मेल खाता है। उन्होंने बातचीत के पहले रेगिस की राय भी मांगी। शैतानी फल खाने के बाद रेगिस की शारीरिक शक्ति आसमान छू गई। जहां तक उसकी हकीकी बात है तो स्पीड समुद्री लुटेरों से लड़ाई के बाद वो पहले ही इंटरमीडिएट के स्तर पर पहुंच चुकी है। अब अपनी शैतानी शक्तियों के साथ मिलकर उसे हकी के उन्नत स्तर वाले किसी व्यक्ति का सामना करने में कोई समस्या नहीं होगी। अपनी यूनिट में वो उसके बाद सबसे मजबूत है। रेगिस, आप पहले ही देख चुके हैं कि किलो किलो फल का अंतिम उपयोगकर्ता क्या करने में सक्षम है। फल की क्षमता सिर्फ आपका वजन बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये चमत्कार भी कर सकता है, ब्लेज ने कहा और एक सामान्य मुक्का मारा। रेजिस ने अपने हाथ का वजन बदलकर मुक्के का जवाब दिया। दोनों ने रुकने से पहले 1 मिनट तक मुक्का मारा। अच्छी तरह अभ्यास करो, तुम अंततः वहां पहुंच जाओगे, ब्लेज ने कहा, और साथ ही अपने हकी को प्रशिक्षित करना मत भूलना। रेगिस ने अपना सिर हिलाया। अध्याय 123 क्रिस्टल समुद्री डाकू। 1513 7वां महीना। राइजन द्वीप, जहां पूरे दिन बिजली की अंतहीन बारिश होती है, यह रेड लाइन के पास स्थित था। अभी ब्लेज इस द्वीप का उपयोग अभ्यास मैदान के रूप में कर रहा है। जहां तक उनकी यूनिट का सवाल है, वे द्वीप से कुछ दूरी पर लंगर डाले जहाज में रह रहे थे। ब्लेज को नई दुनिया में आए लगभग 6 महीने हो चुके हैं। इस छोटी सी अवधि में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उनका कद वही रहा है। वो थोड़ा लंबा हो गया और 6.7 फीट लंबा हो गया। उसका शरीर बहुत सुडौल था। उसके बाल उसकी नाक तक पहुंच रहे थे, जबकि उसके माथे पर कुछ बाल थे। अंतर यह है कि उसकी छाती पर गोलाकार निशान ऐसा है जैसे किसी ने उसमें छेद कर दिया हो। ब्लेज के सेंजू की बनावट किसी भी घाव को कम समय में ठीक करने में सक्षम है, यह समझना जरूरी है। फिर भी उसके सीने के जख्म मिटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर उसकी जगह कोई और होता तो मर जाता। उसे दिया गया जख्म इतना भयानक है। उसी समय एक बैंगनी बिजली का बोल्ट ब्लेज के शरीर पर गिरा, जिससे वो दर्द से अपने दांत पीसने लगा। 6 दिन पहले जो कुछ हुआ था, उसकी यादें उसके दिमाग में उभर आई। उस समय मरीन को खुफिया जानकारी मिली कि समुद्र के 4 सम्राटों में से एक क्रिस्टल समुद्री डाकू एक अज्ञात द्वीप पर अन्य महान समुद्री डाकू दल से लड़ रहे हैं। ब्लेज और उनकी टुकड़ी उस स्थान के पास ही थी। उन्हें उनकी गतिविधियों पर नजर रखने और रिपोर्ट करने के लिए भेजा गया। सेनगोकू ने उन्हें अचानक पकड़ने और दोनों समुद्री लुटेरों को खत्म करने का फैसला किया। युद्ध के बाद जब समुद्री डाकू थक जाएंगे और सबसे अधिक असुरक्षित महसूस करेंगे, तब मरीन्स कार्रवाई करेंगे और एक ही त्वरित कार्रवाई में उन्हें नष्ट कर देंगे। फिर भी ब्लेज और उसकी टुकड़ी अकेले उनका सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए सेंगोकू ने सुदृढ़ीकरण भेजा। बेशक उसने ब्लेज को सख्ती से कहा कि सुदृढ़ीकरण आने से पहले वो लड़ाई न लड़े, लेकिन सब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता। अन्य समुद्री डाकू दल एक दिन भी टिक नहीं सका। इससे पहले कि उनके कप्तान की हत्या कर दी गई और उनके दल के बाकी सदस्यों को क्रिस्टल समुद्री डाकुओं ने या तो पकड़ लिया या नष्ट कर दिया। 3 घंटे आराम करने के बाद क्रिस्टल समुद्री लुटेरों ने द्वीप छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि वे जानते थे कि मरीन जल्द ही उनका पीछा करेगा। ब्लेज उन्हें जाने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने सुदृढ़ीकरण आने से पहले अपनी यूनिट के साथ कुछ समय रुकने का फैसला किया। यह उसके द्वारा लिए गए सबसे बुरे फैसलों में से एक है। इससे उसकी यूनिट के सभी लोग खतरे में पड़ गए और वो लगभग अपनी जान गंवा बैठा। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उसने गलत निर्णय लिया और उसे बहुत अधिक आत्मविश्वास था।
ब्लेज ने सोचा कि वो अकेले ही ज्यादातर समुद्री लुटेरों से निपट सकता है, लेकिन यहीं पर वो गलत था। उसने क्रिस्टल पायरेट्स के कैप्टन की ताकत का गलत अनुमान लगाया। वो कमीना अपनी ताकत छुपा रहा था। 4 सम्राटों में से क्रिस्टल समुद्री डाकू सबसे कमजोर है, जिनके नाम पर बहुत कम या कोई क्षेत्र नहीं है। यूं को अवधारणा की शुरुआत के बाद वे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। अन्य तीनों के विपरीत वे लगातार अन्य महान समुद्री लुटेरों द्वारा निशाना बनाए जाते हैं, लेकिन इससे वे और भी मजबूत हो गए। उनकी लड़ाई से पहले ब्लेज क्रिस्टल से केवल थोड़ा कमजोर था, लेकिन यह बात उसके यूनिट के सभी सदस्यों के बारे में नहीं कही जा सकती। 4 सम्राटों में से एक के खिलाफ उसकी टुकड़ी के ज्यादातर सैनिक अपनी जगह नहीं बना पाए। इसके अलावा वे संख्या में भी कम थे। लड़ाई से पहले ब्लेज की विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। नाम ब्लेज हंट, व्यवसाय मरीन, संविधान 64.3, शैतान फल 54.5, हकी 54.8, निःशुल्क विशेषता बिंदु 12.0। पिछले 6 महीनों में समुद्री डाकुओं से लड़ते हुए उनकी ताकत में लगातार सुधार हुआ। उनकी हकी में 2 अंक की वृद्धि हुई, उनके डेविल फ्रूट में 1 अंक की वृद्धि हुई, जबकि उनके संविधान में 1.2 अंक की वृद्धि हुई, और समुद्री लुटेरों की संख्या को पकड़ने और मारने से उसके फ्री विशेषता अंक 7 फीट से बढ़कर 12 फीट हो गए। लेकिन क्रिस्टल के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान उसे अपने हकी और डेविल फ्रूट विशेषता दोनों को 60 फीट से अधिक अंक तक बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी विशेषताओं को बढ़ाने के बाद वो क्रिस्टल से बराबरी की लड़ाई लड़ने में सक्षम हो गया। क्रिस्टल, जिसे कैप्टन जैक के नाम से भी जाना जाता है, शक्तिशाली हकी और राक्षसी शारीरिक शक्ति के साथ बहुत मजबूत है, लेकिन उसकी असली ताकत उसके शैतानी फल की शक्तियों से आती है। क्रिस्टल फल ने उसे बेजोड़ रक्षा और मजबूत आक्रामक क्षमता प्रदान की। इसके अलावा उसने अपने शैतानी फल को भी जगाया। अपनी शैतानी फल शक्ति के साथ वो अपने शरीर को पूरी तरह से लोगिया के समान क्रिस्टलीकृत कर सकता है, लेकिन ये एक विशेष पैरामीसिया प्रकार की श्रेणी में आता है। उसका शैतानी फल गर्मी के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। सामान्य हकी हमले उसके खिलाफ काम नहीं करते थे। वो ब्लेज के सामने आए सबसे कठिन विरोधियों में से एक है। इन सब के अलावा क्रिस्टल का एक कौशल है जो ब्लेज को सबसे अधिक परेशान करता था, अपने अधीनस्थों के चारों ओर एक प्रकार का क्रिस्टल कवच बनाने की क्षमता। अंत में उनकी टुकड़ी उनकी असाधारण शक्ति से अभिभूत हो गई, इसलिए ब्लेज ने उनमें से अधिकांश का अकेले ही सामना करने का फैसला किया, भले ही क्रिस्टल खुद एक शक्तिशाली दुश्मन था। क्रिस्टल के अलावा उसके दल में अन्य शक्तिशाली शैतान फल उपयोगकर्ता भी थे, यहां तक कि ब्लेज, जिसकी ताकत योंको के शुरुआती चरण तक पहुंच गई थी, वो भी संख्या से अभिभूत था। अंत में ब्लेज को क्रिस्टल और उसके अधीनस्थों ने बुरी तरह घायल कर दिया, जो एक साथ काम कर रहे थे। शुक्र है कि समय पर अतिरिक्त बल आ गया, अन्यथा उस दिन उसकी मृत्यु हो जाती। फिर भी उनकी यूनिट के अधिकांश सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कुछ ने अपनी जान भी गंवा दी। वास्तव में वे उसकी वजह से ही मरे थे। क्रिस्टल ने अपनी यूनिट के सैनिकों का इस्तेमाल करके उस तक पहुंचा। यह तरीका काम कर गया, क्योंकि ब्लेज अपने अधीनस्थों को अपने सामने मरने नहीं देगा। लड़ाई के बाद ब्लेज ने उस दुष्ट क्रिस्टल को मारने की कसम खाई, जो अब तक लड़े गए सबसे दुष्ट समुद्री लुटेरों में से एक था। लेकिन वो लड़ाई भी एक वरदान साबित हुई, क्योंकि इससे उसे हकी की असली ताकत का एहसास हुआ। उसने हकी की उन्नत अवधारणा को समझा, आंतरिक विनाश, जबकि उसके अवलोकन हकी ने एक और छलांग लगाई, जो भविष्य की दृष्टि प्राप्त करने के करीब थी। अगली बार जब वो क्रिस्टल समुद्री डाकुओं से मिलेगा तो उनका अंत हो चुका होगा। अध्याय 124, हकी, आंतरिक विनाश। एक और बैंगनी बिजली ब्लेज के शरीर पर गिरी, जिससे झुनझुनी सी होने लगी। अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसे ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसके शरीर पर बिजली चमकने का एहसास अजीब लगा। इस तरह का गहन प्रशिक्षण प्रभावी है, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके संविधान में सुधार हो रहा है। जब उन्होंने अपने स्टेटस पैनल को देखा तो उन्होंने पाया कि उनका संविधान गुण 64.3 से बढ़कर 64.7 फीट हो गया है। यह क्रिस्टल समुद्री लुटेरों से मुठभेड़ के बाद 4 दिनों तक कड़ी ट्रेनिंग का नतीजा है। अपने फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स में से 0.3 फीट पॉइंट और जोड़कर ब्लेज ने अपने संविधान को 65 फीट तक पहुंचा दिया। नाम ब्लेज हंट, व्यवसाय मरीन, संविधान 65, शून्य, शैतान फल 60.7, हकी 60.8, निःशुल्क विशेषता बिंदु 1.0। कुछ मिनट आराम करने के बाद ब्लेज की बिजली के बोल्ट से लगी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई। फिर वो आर्मामेंट हकी, इंटरनल डिस्ट्रक्शन की उन्नत अवधारणा का अभ्यास करने के लिए आगे बढ़ा। क्रिस्टल के खिलाफ लड़ाई के दौरान जब उसे एक हताश स्थिति में मजबूर किया गया तो उसने अनजाने में इसका इस्तेमाल किया। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो भूल सकता था। अपनी आंखें बंद करके उसने उन्हें एक बार फिर याद किया। जैसे ही हकी उसके हाथ में इकट्ठी हुई, उसका दाहिना हाथ शाही बैंगनी रंग में बदल गया।
ब्लेज ने पास के पेड़ पर मुक्का मारा। उसने अपनी हकी पर जोर नहीं डाला और उसे सामान्य समय की तरह अपने हाथ को सख्त करने की कोशिश किए बिना स्वतंत्र रूप से बहने दिया। पाव! इसके बाद एक वलय के आकार का विस्फोट हुआ। उसकी मुट्ठी पेड़ से कुछ सेंटीमीटर दूर जाकर रुक गई, लेकिन मुक्का लगने से तने के अगले हिस्से पर मुट्ठी के आकार का निशान रह गया, जबकि उसका पिछला हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया। अच्छा, ब्लेज ने मन ही मन सोचा और प्रक्रिया को दोहराया ताकि वो उस एहसास को न भूल जाए। वो इतनी जल्दी प्रशिक्षण क्यों ले रहा है, इसका एक कारण है, क्योंकि उसने कल एडमिरल आओकीजी से लड़ने की योजना बनाई है। इसके अलावा एडमिरल को हराने के बाद सिस्टम उसे कुछ मुफ्त विशेषता अंक प्रदान करेगा। यदि वो क्रिस्टल समुद्री डाकुओं को हराना चाहता है तो उसे हर चीज पर ध्यान देना होगा। शाम तक प्रशिक्षण लेने के बाद ब्लेज जहाज पर वापस आया। उसने देखा कि क्वीना जहाज के डेक पर तलवार घुमा रही थी, जबकि उसकी गर्दन से लेकर पेट तक पट्टियां बंधी हुई थी। वो उस दिन बच गई क्योंकि उसे अपनी शैतान फल विशेषता को 60 अंकों से अधिक बढ़ाने के बाद नई क्षमता प्राप्त हुई थी और क्वीना की जीवन शक्ति भी दृढ़ है। उसे देखकर क्वीना ने अभिवादन किया। ब्लेज-सान, आप वापस आ गए। क्या मैंने तुमसे एक दिन और आराम करने को नहीं कहा था? तुम्हारी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई है। ब्लेज ने हल्के लहजे में डांटा, जबकि क्वीना चुप रहा। अपना सिर हिलाते हुए उसने पूछा, रेगिस और रोसिनांटे कहाँ हैं? क्वीना ने उत्तर दिया, वे एडमिरल आओकीजी के साथ है, जो आधे घंटे पहले पहुंचे हैं। वो आया। ब्लेज को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने सोचा था कि कुजान के आलसी व्यक्तित्व के कारण वो नहीं आएगा। ठीक है क्वीना, तुम जाकर आराम करो। 2 दिन तक कोई प्रशिक्षण नहीं, ब्लेज ने सख्ती से कहा और कुजान से मिलने चला गया। जहाज के पीछे पहुंचकर उसने देखा कि कुजान एक आराम कुर्सी पर आराम कर रहा था, जबकि रेगिस और रोसिनांटे कुछ दूरी पर खड़े थे। रेजिस और रोसिनांटे दोनों ही मम्मी की तरह दिख रहे थे और उनके शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। सिर्फ वही नहीं, उस दिन उनकी यूनिट के ज्यादातर सैनिक घायल हुए थे। 23 सैनिकों की जान चली गई, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। क्रिस्टल समुद्री डाकुओं के खिलाफ लड़ाई ब्लेज की अब तक की सबसे बड़ी विफलता थी। मुझे आश्चर्य है, मैंने सोचा था कि तुम नहीं आओगे, ब्लेज बोला। कुजान ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि युद्ध के बारे में बोलना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि समुद्र के चारों बादशाहों से निपटना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपनी ताकत के बावजूद भी तुम इस हद तक मजबूर हो जाओगे। आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं और क्रिस्टल समुद्री डाकू वाकई बहुत ताकतवर हैं। हालांकि वे चारों में सबसे कमजोर हैं, लेकिन उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ब्लेज ने अपना सिर हिलाया और पूछा, मैंने सुना है कि पागल कैडो ने मैरिनफोर्ड पर हमला किया, क्या हुआ? कुजान कुछ क्षण के लिए चुप रहे और फिर बोले, ईमानदारी से कहूं तो एडमिरल के रूप में हम योंको के मुकाबले में नहीं हैं। उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। रोजर के समय में कैरो इतना मजबूत नहीं था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि व्हाइट बर्ड और बिग मॉम के अलावा कोई भी उसे हरा सकता है। उसकी सेना भी तेजी से बढ़ी है, अब ये लगभग व्हाइट बर्ड के बराबर है। क्या तुमने उससे लड़ाई की? ब्लेज ने थोड़ा उत्साहित होकर पूछा। हाँ, लेकिन मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सेंगोकू और गारपसान के लड़ाई में शामिल होने के बावजूद वो भागने में सफल रहा, कुजान ने जवाब दिया। मैंने सबसे शक्तिशाली प्राणी के साथ मुकाबला करने का एक अवसर खो दिया। ब्लेज ने डूबते सूरज की ओर देखते हुए आह भरी। तुम पागल हो। क्या तुम भूल गए कि एक सप्ताह पहले ही तुम एक योनको के कारण लगभग अपनी जान गंवा बैठे थे? कुजान ने आंखें घुमाई। ब्लेज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोनों अलग अलग मामले हैं। तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? मुझसे लड़ने के लिए मत कहो, यह बहुत परेशानी वाली बात है। उसकी बातें सुनकर ब्लेज मुस्कुराया। वो जानता था कि कुजान ऐसा ही कहेगा, इसलिए उसने सीधे सेंगोकू से पूछा ताकि वो उसके अनुरोध को अस्वीकार न कर दे। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं एक नई हकी अवधारणा को समझने की कगार पर हूं, लेकिन मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मुझे उस सीमा तक ले जाए। ब्लेज ने खुले तौर पर कहा। लेकिन मैं आपसे लड़ने की जहमत क्यों उठाऊं? कुजान ने पूछा। चलो, क्या तुम किसी जरूरतमंद दोस्त की मदद नहीं कर सकते? इसके अलावा इसे ऐसे समझो कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं, ब्लेज ने कहा और कुजान ने सहमति जताई। हम कल युद्ध करेंगे। अगले दिन राइजन द्वीप से कुछ किलोमीटर दूर ब्लेज और कुजान आइस आइस फल से जमे समुद्र के बीच में आमने सामने खड़े थे। कुजान, मुझे मारने के इरादे से हमला करो, दया मत दिखाओ, वरना पूरी बात बेकार हो जाएगी, ब्लेज ने अपना शरीर तानते हुए कहा। तैयार हो? अचानक ब्लेज की पूरी उपस्थिति बदल गई जब उसने सीधे अपने विजेता की हकी जारी की। कुजान को पता चल गया कि ब्लेज गंभीर है, क्योंकि उसे ब्लेज की दृढ़ इच्छा शक्ति का एहसास था। उसने धीमे से कहा, ऐसा ही हो, और खुद को हमले के लिए तैयार कर लिया। अगले ही क्षण ब्लेज का स्वरूप धुंधला हो गया और अगले ही क्षण वह मुक्का मारते हुए कुजान के सामने आ गया। अध्याय 125 ब्लेज बनाम कुजान। कुजान ने अपनी मुट्ठी भींची और ब्लेज के मुक्के का जवाब अपने मुक्के से दिया, जिसमें सिर्फ ताकत थी। बूम! जब उनकी मुट्ठियां हवा में टकराईं तो एक ऐसा शॉकवेव पैदा हुआ जिससे उनके आसपास की बर्फ टूटकर बिखर गई। शारीरिक शक्ति का एक सरल आदान प्रदान, लेकिन प्रभाव के बल ने कुजान को पीछे धकेल दिया।
जबकि उसका हाथ शक्ति का सामना करने में विफल होकर पीछे की ओर मुड़ गया। कुजान को थोड़ा आश्चर्य हुआ, पहली बार ब्लेज की जबरदस्त शारीरिक शक्ति का अनुभव करते हुए। ये उससे कहीं ज्यादा है जितना उसने अनुमान लगाया था। वो बता सकता था कि उसकी शारीरिक शक्ति कायदों से थोड़ी कम है। ब्लेज ने कुजान की प्रतीक्षा नहीं की। उसने सोरू की पूरी ताकत का उपयोग किया और हवा को चीरते हुए अधिकतम गति से उसकी ओर छलांग लगा दी। स्वूश! बीच रास्ते में उसकी भुजाएं आगे पीछे हिलती रहीं। कुजान पर हवा के दबाव से मुक्कों की बरसात होती रही। ब्लेज ने अपने हमलों में हकी या शैतानी फल की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया। यह स्वयं को आगे बढ़ाने और सीमाओं से आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। बैंग बैंग बैंग! विस्फोटों और आघात तरंगों के कारण नीचे एक गड्ढा बन गया, जहां वे आपस में टकराए और धुंध का एक बादल उठा, जबकि बर्फ की जमीन प्रभाव से हिल उठी। ब्लेज ने हकी का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुजान भी ऐसा ही करेगा। उसके पास अपनी शक्ति को रोकने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उसने अपनी सारी ताकत लगाकर लड़ाई लड़ी। ब्लेज के हमलों से आसानी से बचते हुए कुजान आगे की ओर झपटा, जबकि उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से बर्फ में बदल गया। आसपास की हवा बहुत ठंडी हो गई और तापमान तुरंत हिमांक बिंदु तक गिर गया। बर्फ की एक विशाल लहर, जो तीतर के आकार की थी, उसकी ओर तेजी से बढ़ी। ब्लेज ने अपनी मुट्ठी बांधी और पूरी ताकत से हवा में वार किया। पिछले हमलों के विपरीत इस बार उसने उत्सर्जन के रूप में हकी का इस्तेमाल किया। उसकी बाह से मुट्ठी के आकार की संपीड़ित हवा की शॉकवेव निकली और उसने ड्रैगन के सिर का रूप ले लिया। एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके साथ एक शक्तिशाली शॉकवेव उत्पन्न हुई जो सभी दिशाओं में फैल गई, जबकि दो हकी उपयोगकर्ताओं के बीच टकराव के परिणाम स्वरूप बिजली की बड़ी बड़ी किरणें उत्पन्न हुई। दोनों स्ट्राइक हवा में ही लड़ रहे थे, एक दूसरे को धकेलने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार ब्लेज के ड्रैगन के सिर को कुजान के आइस फीजेंट ने पूरी तरह से जमा दिया और वो विजेता बनकर उभरा। ब्लेज को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि कुजान का आक्रमण उसकी भुजा का विस्तार है, इसलिए वह इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है और अपनी इच्छानुसार अधिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जो उसने किया। कुजान का हमला तेजी से आगे बढ़ा और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज जम गई। पलक झपकते ही वो ब्लेज के पास पहुंच गया, जिसने बिना किसी बचाव के उसका सामना किया। ब्लेज ने सहज रूप से अपनी हकी को बाहर की ओर बढ़ाया और अपने चारों ओर अदृश्य ढाल की एक पतली परत बना ली, जो संभावित बर्फीली लहर से उसकी रक्षा कर रही थी, जो उसे बर्फ की मूर्ति में बदल सकती थी। उसी समय उनके अवलोकन हकी ने कुजान की गतिविधियों की भविष्यवाणी की थी, लेकिन वे इस खोज से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि बाद वाला उनसे सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर था और बर्फीली लहरों को कवर के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। ब्लेज ने बर्फीली लहर को सफलतापूर्वक रोक दिया, लेकिन वो बर्फीली लहर के इतने करीब होने के हमले से बच नहीं सका। अचानक एक हाथ ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया, जबकि उसने एक बड़बड़ाहट सुनी, आइस टाइम। अगले ही पल उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और कुछ ही समय में वो कुजान की आइस फ्रूट क्षमता से पूरी तरह से जम गया, यहां तक कि उसके विचार भी जमने लगे। नहीं! ब्लेज चिल्लाया, जबकि कॉन्करर की हकी की एक जबरदस्त लहर उसके अंदर से फूट पड़ी और जमने की प्रक्रिया को नष्ट कर दिया। जमीन पर जोरदार झटके के साथ ब्लेज ने पीछे छलांग लगाई और भारी सांस लेते हुए कुजान से कुछ दूरी बना ली। वो लगभग हड्डियों तक जम गया था और अगर वो बाद में दूसरा होता तो बर्फ की मूर्ति में बदल जाता। भाड़ में जाओ, ब्लेज ने मन ही मन कहा। मैं बहुत लापरवाह हो गया हूं। बर्फ के फल की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा घातक है और कुजान का समृद्ध युद्ध अनुभव कमाल का है। ये कमीना अपनी ताकत छुपा रहा है और कमजोरी का दिखावा कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो उन्हें दिखाने में बहुत आलसी है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो सकाजुकी से लड़कर उसे रोक सकता है। मुझे अपनी शैतानी फल क्षमता का उपयोग किए बिना उसके खिलाफ लड़ना मुश्किल होगा। लेकिन क्या मैं यही नहीं चाहता? अब यह रोमांचक हो रहा है, ब्लेज ने सोचा। अब गंभीर होने का समय आ गया है। ब्लेज मुस्कुराया, जबकि उसके मुंह से एक जोरदार हकी निकली। दबाव महसूस करते हुए कुजान का चेहरा गंभीर हो गया। ब्लेज ने आगे की ओर दौड़ लगाई, जबकि बुशोशोकु आर्मेंट हकी की सुनहरी चमक उसके पैरों को एक विचार से ढक रही थी। जैसे ही वो कुजान से 1 मीटर दूर था, उसने क्षैतिज रूप से एक किक मारी। जैसे ही ब्लेज ने हमले में अपना पूरा जोर लगाया, हवा में कंपन होने लगा और उसके बाद एक तेज आवाज आई। चूंकि किक बहुत ज्यादा केंद्रित थी, इसलिए इसने सिर्फ एक पतली धागे जैसी रेखा बनाई जो बाहर की ओर फैली हुई थी। आरारा! कुजान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने सहज रूप से अपनी शैतानी क्षमता का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसके पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था। उसके पैरों के नीचे से एक बर्फ का खंभा निकला, जिसने उसे ऊपर की ओर धकेल दिया। फिर भी कुजान को लगा कि एक तेज धार वाली रेखा
उसके पास से गुजर रही है। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। अगर वो प्रतिक्रिया करने में एक सेकंड भी देर करता तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी। ब्लेज, क्या तुम मुझे मारना चाह रहे हो? इस पर हम सहमत नहीं हुए थे। कुजान ने अपनी खीज निकाली, लेकिन जवाब में उसे अपने चेहरे पर मुक्का मिला। कुजान, तुम ही हो जो इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जान से मारने के इरादे से हमला करो। ये कहते हुए ब्लेज एक बार फिर आगे बढ़ा। उनकी लड़ाई घंटों तक चलती रही। सुबह से दोपहर और फिर दोपहर से शाम हो गई, लेकिन उनकी लड़ाई खत्म होने का कोई संकेत नहीं है। वास्तव में समय बीतने के साथ उनकी झड़पें और भी आक्रामक होती गई। दूरी में कुइना, रेगिस, रोसिनांटे और अन्य समुद्री सैनिक जहाज के डेक पर खड़े थे, जो कुजान द्वारा बनाई गई बर्फ की सतह से थोड़ी दूर पर खड़ा था। उन्होंने बर्फ क्षेत्र के केंद्र में गरजते बादलों को देखा, जो दो मजबूत हकी उपयोगकर्ताओं के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप बने थे। झटके, कंपन या कभी कभी तेज हवा के झोंके जो उनके पास से गुजरे, जहाज को कई बार लगभग पलटने पर मजबूर कर देते थे। इस तरह की लड़ाई उनके बस की बात नहीं है। सूर्य शीघ्र ही अस्त हो जाएगा। लेकिन ब्लेसान और एडमिरल आओकीजी अभी भी लड़ रहे हैं। कुइना ने कहा, मुझे नहीं लगता कि उनकी लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी। रेगिस ने टिप्पणी की, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि वे दोनों कितने मजबूत हैं। हम अभी भी बहुत कमजोर हैं। अगर ब्लेसान ने हमारी रक्षा करने की कोशिश न की होती तो क्रिस्टल लुटेरों के सामने उन्हें पराजित नहीं होना पड़ता। पिछले हफ्ते जो हुआ उसे याद करते हुए रेगिस ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो उस दिन जो हुआ उसे कभी नहीं भूल पाएगा। ब्लेज का खून से लथपथ शरीर और उसकी छाती में एक बड़ा छेद। उसे पता था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसे निराश किया है। अगली बार जब हम क्रिस्टल पायरेट से मिलेंगे, भले ही इसका मतलब मौत हो, मैं उनमें से 10 को अपने साथ लिए बिना नहीं जाऊंगा। हाँ, डेक पर उपस्थित मरीन सैनिकों ने जलती आंखों से एक स्वर में चिल्लाया, चलो कुजान, मुझे मत बताओ कि यह तुम्हारा सबसे अच्छा काम है। तुम मुझे बोर करने लगे हो। ब्लेज ने चिढ़ाते हुए कहा, सांस लेने के लिए हाफते हुए। कुजान की भौं फड़क उठी और वो भी थोड़ा सा हांफने लगा। मैं उसके साथ क्यों परेशान हो रहा हूं? मुझे सेंगो कुसान के अनुरोध को अस्वीकार कर देना चाहिए था और शांति से कार्यालय में सो जाना चाहिए था। वो इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है।